वेलकम बैक डियर लिसनर्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डार्क रिएक्शन। पिछली वीडियो के अंदर हमने लाइट रिएक्शन को विद प्रॉपर मैकेनिज्म प्रॉपर स्टेप हमने डिस्कस किया था और आज की वीडियो में हम डार्क रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। इसके प्रॉपर मैकेनिज्म और विद प्रॉपर नोट्स हम इसे डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसका जो इंट्रोडक्शन है और इसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको डिस्कस करते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डार्क रिएक्शन इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जो कि लाइट पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता। लाइट इंडिपेंडेंट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है, जो कि इसके मैकेनिज्म में हम देखेंगे कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है इनटू कार्बोहाइड्रेट, और एंड प्रोडक्ट हमारे पास कार्बोहाइड्रेट बनता है। डार्क रिएक्शन के रिजल्ट में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट बनता है बाय यूजिंग एटीपी एंड NADPH प्रोड्यूस ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। एटीपी का यूज होता है, NADPH का यूज होता है कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए इन डार्क रिएक्शन। और एटीपी एंड NADPH कहाँ बनते हैं? लाइट रिएक्शन में बनते हैं, जो कि पिछली वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि इनकी सिंथेसिस कैसे होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें अदर्स नेम की तो डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल भी कहते हैं, चूंकि मेल्विन केल्विन ने फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया था तो ये इसका साइंटिस्ट है। C3 साइकिल भी कहते हैं, PCR साइकिल भी कहते हैं, फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल इसे कहते हैं। साइंटिस्ट मेल्विन केल्विन फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया था डार्क रिएक्शन को। अगर हम लोकेशन की बात करें तो डार्क रिएक्शन अकर्स इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर, और जो लाइट रिएक्शन है वो थाइलाकाइट की मेम्ब्रेन के ऊपर चलता है। स्ट्रोमा के अंदर आप जानते हैं कि डिफरेंट किस्म के एंजाइम है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम हमारे पास आ जाता है रुबिस्को। इसके अलावा राइबोज बिस फास्फेट शुगर मौजूद है। एटीपी एंड NADPH जो कि लाइट रिएक्शन के रिजल्ट में बने हैं वो भी यहाँ पे स्ट्रोमा के अंदर मौजूद हैं, तो इनकी मौजूदगी में लाइट रिएक्शन चलता है। अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें कि कौन कौन सी चीजें रिक्वायर होती हैं डार्क रिएक्शन को चलाने के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज्यादा अहमियत है। कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो इसकी फिक्सेशन होगी विद राइबोलोज बिस फास्फेट शुगर, और इसकी फिक्सेशन कौन करेगा? रुबिस्को एंजाइम। तो ये हम उसके मैकेनिज्म में देखेंगे, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पे जरूरत होगी। एटीपी NADPH चाहिए होंगे, राइबोलोज बिस फास्फेट शुगर चाहिए होगी जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करती है। एंजाइम स्पेशली रुबिस्को, द मोस्ट एबंडेंट एंजाइम ऑन द अर्थ दैट इज रुबिस्को। इसका काम क्या होता है? ये फिक्स करता है कार्बन डाइऑक्साइड को राइबोलोज बिस फास्फेट शुगर के साथ। रुबिस्को क्या करता है? राइबोलोज बिस फास्फेट शुगर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है, और जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड को राइबोलोज बिस फास्फेट के साथ फिक्स करेगा तो हमारे पास केल्विन साइकिल यानी कि डार्क रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम आउटपुट की बात करें तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट बनता है यानी कि ग्लूकोज बनता है, और रीजनरेशन होती है राइबोलोज बिस फास्फेट की, जो कि हम मैकेनिज्म में देखेंगे। इसके अलावा एक ग्लूकोज के लिए यानी कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए हमारे पास 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होंगे, 18 ATP की जरूरत पड़ेगी, 12 NADPH यूज होंगे और 6 साइकिल चलेंगे। एक ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज होंगे और 6 टाइम चलेगा डार्क रिएक्शन। 6 साइकिल इसके टर्न्स होंगे। जब 3 बार डार्क रिएक्शन टर्न्स होगा तो हमारे पास एक G3P ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट बनेगा, और जब 6 टाइम ये साइकिल टर्न्स होगा तो हमारे पास 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट बनेंगे जो कि एक ग्लूकोज के बराबर होते हैं। तो चलिए अब इसका जो रिएक्शन है उसको हम देख लेते हैं कि कैसे डार्क रिएक्शन चलता है, कैसे हमारे पास जो है वो शुगर की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। तो बेसिकली जो डार्क रिएक्शन है इसके मैकेनिज्म जो है वो 3 स्टेप के ऊपर मुश्तमिल है। एक को हम नाम देते हैं कार्बन फिक्सेशन का, जिसमें राइबोलोज बिस फास्फेट कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करता है शुगर के साथ। सेकंड हमारे पास है रिडक्शन, जिसमें ATP और NADPH रिड्यूस हो जाते हैं, और थर्ड हमारे पास है रीजनरेशन, दोबारा से राइबोलोज बिस फास्फेट बनता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि रुबिस्को जो एंजाइम है स्ट्रोमा के अंदर, ये कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के राइबोलोज बिस फास्फेट के साथ जोड़ देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 मॉलिक्यूल हैं शुगर के, ओके, और हर मॉलिक्यूल 5 कार्बन पर मुश्तमिल है, जिसकी पोजीशन नंबर 1 और 5 के ऊपर फास्फेट जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं राइबोलोज बिस फास्फेट। एक शुगर के अंदर 2 फास्फेट जुड़े हुए हैं। तो अब ये रुबिस्को क्या करेगा कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और इन 3 शुगर के साथ एक एक कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ देगा। एक कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास ये जो 5 शुगर का मॉलिक्यूल है ये 6 शुगर के मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जब एक एक कार्बन डाइऑक्साइड इनको मिलेगा तो ये हमारे पास 5 से 6 कार्बन मॉलिक्यूल बन चुका है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है ये अनस्टेबल है, ये तीनों मॉलिक्यूल अनस्टेबल हैं और ये दरमियान में से इनकी ब्रेक डाउन होगी। ये क्या हो जाएंगे? हमारे पास ब्रेक हो जाएंगे। तो एज अ रिजल्ट 3 से हमारे पास 6 बन जाएंगे, 3 इस साइड पे और 3 इस साइड पे, तो हमारे पास 6 मॉलिक्यूल बन जाएंगे 3PG 3 फास्फोग्लिसरेट। इन मॉलिक्यूल को हम क्या नाम देते हैं?
3 फास्फोग्लिसरेट यानी कि थर्ड पोजीशन पे फास्फेट है, तो इसीलिए हम इसे 3 फास्फोग्लिसरेट का नाम देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा कि एटीपी का यहाँ पे यूज होगा। ओके, 6 मॉलिक्यूल हैं तो 6 एटीपी यहाँ पे यूज होंगे, ये रिड्यूस हो जाएंगे एडीपी के अंदर और 6 फास्फेट यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे। अब ये जो 6 फास्फेट हैं ये इन 3 मॉलिक्यूल के पोजीशन नंबर 1 पे आके अटैच हो जाएंगे। 6 मॉलिक्यूल हैं, हर मॉलिक्यूल को एक एक फास्फेट मिलेगा। अब यहाँ पे बन जाएगा 1,3 बेस फास्फोग्लिसरेट, यानी कि जो 3PG था 3 फास्फोग्लिसरेट, इससे हमारे पास बन गया 1,3 बेस फास्फोग्लिसरेट बाय द यूजिंग ऑफ 6 एटीपी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, ये जो 6 फास्फेट हैं, ओके, ये जो 6 फास्फेट हैं ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। जब ये यहाँ से रिमूव होंगे तो हमारे पास NADPH रिड्यूस हो जाएगा NADP के अंदर, यहाँ पे होगी रिडक्शन, यानी कि NADPH की रिडक्शन होगी और ये 6 NADP के अंदर कन्वर्ट होगा और यहाँ पे 6 हाइड्रोजन रिलीज होंगे और ये जो 6 हाइड्रोजन है ये आके जुड़ जाएंगे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के अंदर। क्योंकि 6 फास्फेट यहाँ से रिलीज हो गए थे, अब ये बन गया था ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट और अब इसके अंदर 6 हाइड्रोजन भी ऐड हो चुके हैं। हर मॉलिक्यूल के अंदर एक एक हाइड्रोजन ऐड हो चुका है और इसी स्टेप के अंदर एक हमारे पास यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड बन के रिलीज हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब 3 टर्न्स होंगे, ओके, जब 3 टर्न्स होंगे तो एक G3P बनेगा, 1 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट यहाँ पे बनेगा और जब मजीद 3 बार ये टर्न्स होगा तो एक और 1 G3P बन के रिलीज होगा। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास 6 टर्न्स के बाद 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि जब 1 G3P यहाँ से रिलीज होगा तो हमारे पास अब यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल बच जाएंगे। ये भी 6 मॉलिक्यूल थे, एक शुगर यहाँ से रिलीज हो गई तो अब हमारे पास 5 मॉलिक्यूल यहाँ पे शुगर के बच चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा कि यहाँ से 2 फास्फेट रिलीज हो जाएंगे। मान लीजिए ये 2 फास्फेट यहाँ से रिमूव हो गए तो हमारे पास 3 फास्फेट बच गए और ये जो कार्बन है जो कि 15 कार्बन है, 5 मॉलिक्यूल है, ये 5 मॉलिक्यूल के जो कार्बन है ये रीजनरेट होंगे। यहाँ पे क्या होगी, रीजनरेशन होगी, इनकी यहाँ पे रीजनरेशन होगी, रीअरेंज होके रीजनरेट होके हमारे पास 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। 5 मॉलिक्यूल से 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, 2 फास्फेट यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और 3 फास्फेट इन 3 मॉलिक्यूल के साथ जुड़ के हमारे पास बना देंगे राइबोलोज फास्फेट। ओके, दिस इज राइबोलोज फास्फेट। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 3 मजीद एटीपी यहाँ पे यूज होते हैं। अब ये 3 एटीपी जब रिड्यूस होंगे तो हमारे पास 3 ADP प्लस 3 फास्फेट हमारे पास बनेंगे और यही 3 फास्फेट इन्हीं 3 शुगर के पोजीशन नंबर 1 के साथ आके अटैच होंगे। एज अ रिजल्ट हमारे पास दोबारा से रीजनरेशन के रिजल्ट में राइबोलोज बेस फास्फेट बन चुका है। अब ये जो साइकिल है ये 3 बार टर्न्स हुआ है, यानी कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे यूज हुए हैं और हमारे पास एक यहाँ पे G3P ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट की शुगर बनी है। लेकिन एक कंप्लीट ग्लूकोज के लिए जिसके अंदर 6 कार्बन होते हैं, एक ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं, तो यहाँ पे ये 6 टाइम टर्न्स होगा और जब ये 6 टाइम टर्न्स होगा तो एज अ रिजल्ट हमारे पास 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज होंगे। यहाँ पे 3 यूज हुए थे तो यहाँ पे 6 यूज होंगे। यहाँ पे 9 ATP यूज हुई हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 ATP यहाँ पे यूज हुई हैं और 3 ATP यहाँ पे, 9 ATP। और जब 6 टाइम टर्न्स होगा तो हमारे पास 18 ATP यूज होंगे। अगर हम NADPH की बात करें तो यहाँ पे 6 NADPH रिड्यूस हुए हैं, तो यहाँ पे 3 टर्न्स के बाद 6 NADPH यूज हुए हैं। लेकिन जब 6 टाइम टर्न्स होगा तो हमारे पास 12 NADPH यहाँ पे यूज होंगे। 3 टर्न्स के बाद 1 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट बना है और 6 टर्न्स के बाद 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट बनेंगे और एज अ रिजल्ट हमारे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन होगी।